हाँ, तो देखिए बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी की जो ये पंक्तियाँ हैं आगे की, ये देखिए, ये साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से ही ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला जी के विरह वेदना की व्याख्या की है। तो इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं? उर्मिला जी अपनी सखी से कहती हैं, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। हे सखी, तुम देखो ये खंजन पक्षी आए हैं। खंजन पक्षी अगर देखा जाए तो उनकी आंखें अत्यंत खूबसूरत होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। तो इसलिए खंजन पक्षी की तुलना जो है भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी की जाती हैं, राम जी से भी की जाती हैं, भगवान श्री राम जी से। और यहाँ पर उर्मिला जी अपने पति लक्ष्मण जी से उनकी आंखों की तुलना कर रही हैं। वो कहती हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। मेरे नैन जो है इनको देखने के लिए इधर मतलब इधर की तरफ फिर गए हैं, मतलब मैं खंजन पक्षी को देखना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे मन को भा गए हैं। इन्होंने मेरे मन को हर लिया है। मैं इनकी आंखों की सुंदरता देखकर इनकी ओर आकर्षित हो गई हूँ क्योंकि ये खंजन पक्षी नहीं है। अब ये उर्मिला जी कल्पना करती हुई कहती हैं, ये तो जो है मेरे प्रियतम के द्वारा भेजे गए वो पक्षी हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरी याद आ गई है, उनको मेरा स्मरण हो आया है। फैला उनके तन का आतप मन ने सरसराए। ऐसा लग रहा है कि उनके तन का आतप अर्थात उन्होंने जो है ना इनके माध्यम से अपना संदेश भेजा है, स्वयं का संदेश भेजा है और इसलिए मेरे मन में उनकी जो है यादें उत्पन्न हो रही है। मेरे मन को अत्यधिक आनंदित महसूस हो रहा है। आगे कहते हैं, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं और इधर की तरफ घूम रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपनी कल्पना में देख रही हूँ कि करके ध्यान आज इस जन का अर्थात स्वयं मेरा। उर्मिला जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी ने आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अपने मन से मुझे स्मरण किया है, इसलिए ही वो मुझे याद करके निश्चित रूप से मुस्कुराए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए। अब वो कह रही हैं कि देखो ऐसा ये बात सही है और सच है, क्योंकि ऐसा होने पर ही जब मेरे प्रियतम ने मुझे याद किया है, इसीलिए जो ये कमल के फूल हैं ये खिल गए हैं। मतलब जब भी प्रकृति में कोई अच्छा चिन्ह दिखाई देता है तो जितने भी प्रकार के फूल होते हैं वो खिल उठते हैं। और अदर से ये बंदूक सुहाए। बंदूक होता है एक लाल रंग का फूल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक जो बंदूक नाम का जो वृक्ष है उस पर सुंदर और लाल फूल खिल गए हैं, ठीक है। बंदूक एक वृक्ष का नाम भी है और उस पर जो फूल लगते हैं उसे भी बंदूक ही कहते हैं और ये लाल रंग का फूल होता है, ठीक है। तो ये अदर से ये बंदूक सुहाए, और ये जो है ना बंदूक यानी जो बंदूक के फूल हैं, जो लाल रंग के फूल हैं, ये अत्यधिक सुहावने लग रहे हैं। अधर से यानी ऊपर उठे हुए से, और ये कमल के फूल खिल गए हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। वो कह रही हैं कि मैं स्वागत करती हूँ किसका? शरद ऋतु का, क्योंकि कमल के फूलों का खिलना और लाल ये बंदूक के फूलों का खिलना शरद ऋतु के आगमन का संकेत है। इसलिए मैं शरद ऋतु की, सर्दी की ऋतु का स्वागत करती हूँ। भाग्य से मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मैंने इन फूलों को खिलते हुए देखा है, मैंने इनका दर्शन पाया है। नभने मोती वारे लो ये अश्रु सुखाकर लाए। और ऐसा लग रहा है कि प्रातःकालीन जो ओस की बूंदें होती हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश ने मोतियों की थाल वार दी हो। और मैं भी अपने अश्रुओं से अर्घ देना चाहती हूँ, लेकिन ये अश्रु सुखाकर लाए। मेरे तो अश्रु जो हैं विरह वेदना में सूख गए हैं, इसलिए मैं चाहती तो हूँ मैं भी कि अश्रु रूपी अर्घ इनको दूँ, फूलों को दूँ, लेकिन मेरे अश्रु विरह वेदना की वजह से सूख गए हैं। तो आगे की पंक्तियों में देखिए मैथिली शरण जी क्या कह रहे हैं। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। इसमें जो है इन पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। तो अब उर्मिला जी कह रही हैं अपनी सखी से कि हे सखी, तू देख इस नदी की धारा को देख,
ये ढलमल ढलमल चंचल अंचल, इसका आंचल जो है इसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो इस नदी का आंचल बड़ा ही चंचल हो गया है और धीरे धीरे जो है ढलमल ढलमल होकर इसके पानी की धारा बह रही है और झलमल झलमल तारा। और जो रात्रि के अंधकार में इस नदी के जल की अंदर जो आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो इन तारों की छाया इस पानी में दिखाई देता है, तो ऐसा लग रहा है ये तारे झिलमिला रहे हैं। यानी पानी की लहरों के साथ जब पानी में हलचल पैदा होती है, पानी में जैसे पानी में स्थिरता तो रहती नहीं है, तो वो हर समय हिलता रहता है, तो उसके हिलने से जब तारों का प्रतिबिंब रात्रि के समय उस जल पर गिरता है तो ऐसे लग रहा है मानो वो झिलमिल झिलमिल तारे झिलमिला रहे हों। निर्मल जल अंतःस्थल भर के उछल उछल छल छल करके। अब ऐसा लग रहा है कि इसने अपने अंतःस्थल में, अपने हृदय में निर्मल और साफ सुंदर और शुद्ध जल जो है भर रखा है। ठीक है, और नदी में, ठीक है, और फिर एक क्या कह रही है, उछल उछल कर छल छल करके बिखराता है पारा। ऐसा लग रहा है कि पारा अपने अनुपम वेग से यानी तीव्र गति से मधुर आवाज में कल कल की छल छल की ध्वनि करते हुए बिखर रहा है। यानी चारों ओर उसका जो शोर है पानी का, उसके चंचलता के कारण वो जो है ना बिखर, उसकी जो शोर है वो चारों तरफ बिखर रहा है। सखी निरख नदी की धारा, हे सखी तू भी देख इस नदी की धारा को ध्यान से देख। आगे कहती हैं उर्मिला जी, लोल लहरियां डोल रही हैं, भ्रू विलास रस घोल रही हैं। कि इन लहरों में संगीत का वर्णन, जैसे लहरों से जो आवाज उत्पन्न होती है, ऐसा लग रहा मान लो संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और ये छोटी छोटी जो लहरें हैं ये नदी में उठ रही हैं। लोल लहरियां डोल रही हैं। लोल लहरिया का अर्थ होगा यहाँ पर लघु लहरियां, यानी छोटी छोटी लहरें जो है वो नदी में बार बार उठ रही हैं, डोल रही हैं। और भ्रू विलास, और ऐसा लगता है मानो कि ये नेत्रों में विलास को पैदा कर देने वाली हैं, विलास रूपी रस को घोल देने वाली हैं। यानी इन लहरों को देखकर हमारा मन जो है रोमांचित हो उठता है। इंगित ही में बोल रही हैं और ये लहरें इशारे करके हमें बुला रही हैं। मुखरित कूल किनारा, सखी निरख नदी की धारा। हे सखी तू देख इस नदी की धारा को देख, इसका किनारा कितना खूबसूरत है, कितना सौंदर्य से परिपूर्ण है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये नदियाँ, इस नदी में जो पानी की छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा लग रहा है ये हमें बुला रही हैं, इशारे से अपने पास बुलाना चाहती हैं। आगे की पंक्तियों में देखना, पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निज नागर। अब ये जिस नदी के किनारे खड़ी हैं और अपनी सखी से कह रही हैं, सखी तुम इस नदी की धारा को देखो कि किस प्रकार से इसमें हलचल मची हुई है। और फिर आगे वो कहती हैं कि पाया अब पाया वह सागर, अर्थात इन नदी की लहरों को देखकर लगता है कि ये सागर से मिलने के लिए बेचैन हो रही हैं। नदी की लहरें जब उठती हैं, हलचल पैदा करती हैं, तो ये हर समय सागर से मिलना चाहती हैं। चली जा रही आप उजागर, और ये स्वयं ही उत्कंठित होकर जो है चली जा रही हैं, बहती जा रही हैं। कब तक आवेंगे निज नागर, यही सोचकर मेरे भी मन में विचार उत्पन्न होता है कि मेरे नागर अर्थात मेरे पति कब तक मेरे पास आएंगे, मेरा उनसे मिलन कब तक होगा। अवधि दूती का द्वारा, और अवधि यहाँ पर समय को कहा गया है कि समय कब दूती का द्वारा मेरे द्वार पर समय रूपी दूती ये संदेश लेकर आएगी कि मेरे पति आ चुके हैं। समय को यहाँ दूती का नाम दिया गया है, उसकी संज्ञा दी गई है। जो दूती या दूत होते हैं जो समाचार लाने वाले होते हैं, तो समय रूपी दूती कब मेरे द्वार पर ये संदेशा लेकर आएगी। ठीक है, सखी निरख नदी की धारा, ही सखी देखो तुम इस नदी की धारा को ध्यानपूर्वक देखो। फिर आगे कह रही हैं, मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा छलक रही है, आगे नहीं सहारा। वो कहती है कि मेरा हृदय जो है विरह की अग्नि में
तप रहा है, जल रहा है, धधक रहा है। और मेरा मन जो है सफरी, सफरी यहाँ मछली को कहा गया है। जिस तरह से मछली पानी में हर समय तैरती रहती है, चंचल अवस्था में रहती है, वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं होती जल्दी सी, तो उसी तरह से मेरा मन मस्तिष्क भी उस मछली की तरह जो है ना हलचल उत्पन्न हो रहा है। मेरे मन में भी अनेक प्रकार के विचार जो हैं उठ रहे हैं, उनमें ललक पैदा हो रही है और मेरी आंखों की जो सीमा है वो छलक रही है। अर्थात मेरी आंखों में जो आंसू रूपी जो आंसू हैं वो लगातार बहे जा रहे हैं, उनकी जो सीमा है वो उनको पार कर चुकी है। लोचन की सीमा को, यानी आंखों में जो अश्रुओं का जो बांध है, वो बांध को तोड़कर वो आंसू लगातार बहे जा रहे हैं, छलक रहे हैं। आगे नहीं सहारा, अब मुझे किसी भी चीज़ का मुझे ऐसा प्रतीत होता है अब तो मुझे कोई भी सहारा नहीं है। क्योंकि मैं हर समय मेरे प्रियतम के बारे में सोचती रहती हूँ, उनके लिए व्याकुल रहती हूँ, उन्हें याद करती रहती हूँ कि वो कब आएंगे और उनसे मेरा मिलन कब होगा। इसलिए वो कहती हैं कि अब मेरा कोई सहारा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हे सखी निरख नदी की धारा, हे सखी तुम इस नदी की धारा को देखो, जिस तरह ये समुद्र से मिलने के लिए बेचैन रहती है, इसी तरह मेरा मन भी इन लहरों की तरह डगमगा रहा है और जो है मैं भी हर समय अपने प्रियतम से मिलने के लिए बेचैन रहती हूँ। ठीक है बच्चों, आपकी पोएम कंप्लीट। ओके। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।